हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो पढ़ेंगे। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, है ना, किन किन ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, ये किस तरह से हमारे दोस्त होते हैं, किस तरह से ये हमें हेल्प पहुंचाते हैं और ये किस तरह से हमारे दुश्मन होते हैं, ये तमाम तरीके की बीमारियां भी फैलाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको NCERT बुक की एक एक लाइन, एक एक एक्टिविटी करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तुमने बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स तो देखे ही होंगे। हाउएवर, हालांकि देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। हमारे आसपास और भी कई तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम नॉर्मली नहीं देख सकते। These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म कितने भी छोटे हो सकते हैं लाइक अमीबा, और कितने भी बड़े हो सकते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, जिराफ, एलिफेंट या फिर और भी कई सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, कितने भी छोटे हो सकते हैं और कितने भी बड़े हो सकते हैं। कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, तो ये इनमें परफॉर्म होना चाहिए तभी ये ऑर्गेनिज्म होंगे। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है यानी एक सेल वाला भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है यानी मैनी सेल्ड, बहुत सारे सेल वाला भी हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मैं और आप भी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही आते हैं, मैं और आप भी ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, जैसे हम अपनी खुली आंखों से, नेकेड आईज से, अनएडेड आईज से नहीं देख सकते। ठीक है, वो इतना ज़्यादा माइक्रो होता है, तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface covered with grayish white patches। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में क्या होता है, ब्रेड पर मॉइस्चर आ जाता है, और जब वो बहुत टाइम तक रखी रहती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो ऐसे ही रखी रहती है, तो उसके ऊपर ग्रेइश ब्लैक वाइट पैचेस आ जाते हैं, राउंड राउंड, है ना। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको इन पैचेस को आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखना है ना। तो हमारी ब्रेड पर क्या होता है, ग्रे राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो ग्रे राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्चुअली ये फंजाई होती है, और फंजाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। क्लियर हो गया, यहाँ पे आपको एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल भी मिल गया। नेक्स्ट 2.1 में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करोगे। ये जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं इनकी हेल्प से आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आपको कुछ गीली मिट्टी, मॉइस्चर वाली मिट्टी लेनी है एक बीकर में, और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, जब सॉइल के पार्टिकल्स नीचे उसकी लेयर में, बॉटम में बैठ जाएं, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। अब आपको क्या करना है, उसकी एक ड्रॉप लेनी है और माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ वहाँ किलबिलाते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि सॉइल के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2 में क्या करना है आपको, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आपको पॉन्ड से कुछ पानी की बूंदें लेनी है, उसे एक ग्लास स्लाइड पे लेना है। ग्लास का मतलब होता है कांच, और आपको ग्लास स्लाइड लेनी है यानी एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास होता है जिस पे आपको 2-3 ड्रॉप्स लेनी है पॉन्ड वाटर की, और माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, आपको दिखेगा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे भी किलबिलाते हुए, हिलते हुए, मूव करते हुए, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि वाटर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? यस, दीज ऑब्जर्वेशंस show that water and soil are full of tiny organisms। इन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला, हमने देखा
कि टाइनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में भी और सॉइल में भी, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। सारे के सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। दीज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स इतने ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं कि हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। अनएडेड आई यानी ऐसे ही खुली आंखों से नहीं देख सकते। विदाउट लेंस या फिर विदाउट मैग्नीफाइंग लेंस हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इनमें से कुछ होते हैं जैसे कि फंगस, है ना, जो कि ब्रेड पर ग्रो कर जाती है, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसके अलावा जो होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसीलिए हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 टू 2.4, है ना। तो फिगर 2.1 से 2.4 में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं, वो मैं अभी आपको शो करूँगी। नेक्स्ट, viruses are also microscopic but are different from other organisms। viruses भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें भी हम खुली आंखों से अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। कैसे, वो देखेंगे। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि वायरसेस एक्चुअली अलग क्यों होते हैं। वायरसेस बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जब ये किसी भी मीडियम के ज़रिए, फूड के ज़रिए, वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये हमारी बॉडी को अपना शिकार बना लेते हैं, और शिकार को साइंटिफिक लैंग्वेज में होस्ट बोला जाता है। तो ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाते हैं जब, तो ये होस्ट की सेल के अंदर रैपिडली लगातार डिवाइड करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, है ना, तब ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर आने के बाद ही हमें नुकसान पहुंचा पाते हैं ये। जब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर होंगे तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। और ये होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकते हैं, बैक्टीरियम भी हो सकता है ना। जब एक बैक्टीरिया की बात होती है तो हम उसे बैक्टीरियम बोलते हैं, और जब बहुत सारे बैक्टीरियम मिल जाते हैं, है ना, तो उसे बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरियम सिंगुलर है और बैक्टीरिया प्लूरल है। तो ये किसी भी बैक्टीरियम के अंदर आ जाते हैं, उसे होस्ट बना लेते हैं, या फिर प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है ना। तो जब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं, उसके सेल के अंदर ये रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी ये नुकसान पहुंचा पाते हैं। अदरवाइज दे आर यूजलेस। अंडरस्टैंड? सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कोल्ड जैसी बीमारी, कोल्ड वैसे कोई बीमारी नहीं होती है, थोड़े टाइम के लिए आता है, बट इट इज़ ऑल्सो अ डिजीज़। कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, ज़्यादातर जो कफ्स होते हैं ये वायरसेस की वजह से ही होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह लेते हैं, ये हम वायरसेस के अगेंस्ट नहीं लेते, है ना। एंटीबायोटिक्स वायरसेस के अगेंस्ट वर्क नहीं करती हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो जब भी आपको कोल्ड हो जाए ना, आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क करती हैं, वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क नहीं करती। और कोल्ड तो एक वायरल डिजीज़ है। डिजीजेज लाइक डाइजेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स। अगर एक है तो प्रोटोजोन, और अगर बहुत सारे हैं तो प्रोटोजोआ। बीमारियां हैं जैसे कि डाइजेंट्री है और मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जबकि टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लासेस 6th and 7th। तो अपने 6th और 7th में तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना। अब ये देखिए फिगर 2.1, ये बैक्टीरिया के फिगर्स हैं।
इसमें जो फिगर 2.1 का जो फर्स्ट वाला है पिंक पिंक, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है। इसका शेप कैसा है, राउंड है, तो ये स्पाइरल है। और ये वाला जो है ना, ये कोकाई है। और ये देखिए, ये आपका कैलेमाइडोमोनाज एक एल्गी है, और ये स्पाइरोगायरा। ये सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सामने हैं, ये सब माइक्रोस्कोप की हेल्प से मैग्नीफाई किए गए हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इन्हें। ये है अमीबा, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। पैरामेशियम, और ये रहा आपका ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। ठीक है, ये रहा आपका वायरस। 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यानी एक सेल वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होती हैं, और प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोन्स भी यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ज़्यादातर एल्गी और फंजाई। अब यहाँ दिया गया है सम एल्गी, कुछ एल्गी होती हैं जो कि यूनिसेलुलर होती हैं, और बहुत सारी एल्गी यानी मैनी एल्गी, ज़्यादातर एल्गी कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कुछ एल्गी ही यूनिसेलुलर होती हैं, ज़्यादातर होती हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो दे प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए है। ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, है ना, मार्शी लैंड्स हो यानी दलदली इलाका हो, ये हर तरह के एरिया में, हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये एनिमल की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, है ना, जैसे कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है ना, वो हमें मलेरिया कर देता है, प्रोटोजोन्स हमें मलेरिया कर देते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, ये आरबीसीज के अंदर रहते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आरबीसी कहाँ होती हैं, ह्यूमन की बॉडी के अंदर होती हैं। इसका मतलब प्रोटोजोआ एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर रह रहा है, और उसके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है ना। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं, वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, और बाकी क्या होते हैं, वो फ्रीली आज़ाद घूमते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा आज़ाद घूमता है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, ह्यूमंस के अंदर रहते हैं, और मलेरिया जैसी बीमारियां फैला देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी जिंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। उनमें से कुछ होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीजेस। और कुछ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फ्रेंडली होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे पर्पजेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ये कर्ड बनाने में यानी दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में भी यूज़फुल होते हैं। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, वो हम आगे देखेंगे। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. Microorganism alcohol के production के लिए मुद्दतों से यूज़ किया जा रहा है. They are also used in cleaning up of the environment. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में भी हेल्प करते हैं। किस तरह से, वो हम अभी आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. अब इसे ध्यान से सुनिए। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? जो कि हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता है। जो वेस्ट हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ठीक है। वेजिटेबल पील्स ये ऑर्गेनिक वेस्ट है,
और मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, पहले वो बहुत ज़्यादा होता है और जब उसे सड़ा देते हैं, जब वो सड़ जाता है यानी डिकम्पोज हो जाता है, तो वो थोड़ा सा रह जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे कि पॉलीथीन हो गई है ना, प्लास्टिक टॉयज़ हो गए, इस तरह का जो वेस्ट है इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करते। क्या आपके प्लास्टिक के जो टॉयज़ हैं ये कभी डिकम्पोज होते हैं, कभी सड़ते हैं? क्या आपके जो पॉलीथीन बैग्स हैं क्या वो डिकम्पोज होते हैं, कभी सड़ते हैं? नहीं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है वो, और जो इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट नेचुरल चीज़ों से मिलता है और इनऑर्गेनिक वेस्ट हमें आर्टिफिशियल चीज़ों से मिलता है। ऑर्गेनिक वेस्ट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है आपका, वो ब्रोकन डाउन हो रहा है हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, वेजिटेबल के जो छिलके हो गए, पील्स हो गए, फ्रूट्स के पील्स हो गए और रॉटन लीव्स हो गई, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। वो बहुत सारे होते हैं, उनको जब वो काफ़ी टाइम तक एक जगह पर पड़े रहते हैं तो उनकी जो वॉल्यूम है वो कम होने लगती है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो पहले एक टाइम पर क्या था, वेजिटेबल पील्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, फ्रूट के पील्स भी बहुत ज़्यादा थे, यानी बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर था, बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट था। अब धीरे धीरे वो सड़ने लगा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर वर्क कर रहे हैं, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर वर्क कर रहे थे तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। ओके, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। याद करिए कि जो बैक्टीरिया हैं वो मेडिसिन बनाने में यानी दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। यानी पेनिसिलिन जो आप मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक होती है जो कि आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। खेती बाड़ी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है सॉइल की उपजाऊता बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उपजाऊता बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में होता है, उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया का नाम मैं आपको चैप्टर में आगे बताऊंगी। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो जो कंपाउंड्स हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं और फिर उस नाइट्रोजन को प्लांट यूज़ करता है, प्लांट प्रोटीन बनाता है, और जब हम प्लांट को कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं, तो वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाता है। और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने में, डीएनए बनाने में, प्रोटीन्स बनाने में, वाइटामिन्स बनाने में, इन सब की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सॉइल के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। तो इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं, है ना। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। दही और ब्रेड बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से काम आते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि मिल्क जो है वो, दूध जो है वो दही में बदल जाता है बैक्टीरिया की वजह से। कौन सा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क से कर्ड बना देता है। ठीक है, आई सॉ माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वॉन्डर वाई। मैंने देखा है कि मेरी मदर जो है वो थोड़ा सा कर्ड ऐड करती हैं वार्म मिल्क में, उस कर्ड को बनाने के लिए। ठीक है, कर्ड को बनाने के लिए वो थोड़ा सा कर्ड ऐड करती हैं वार्म मिल्क में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वार्म मिल्क में ही वो ऐड क्यों करती हैं, है ना, वार्म मिल्क में ही वो ऐड क्यों कर रही हैं, कोल्ड मिल्क में क्यों नहीं ऐड किया उन्होंने, और हॉट मिल्क में उन्होंने क्यों ऐड नहीं किया, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इनमें से एक बैक्टीरियम होता है, एक बैक्टीरिया होता है। अगर एक है तो बैक्टीरियम, बहुत सारे हैं तो बैक्टीरिया। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड के फॉर्मेशन को
प्रमोट करता है, बढ़ाता है, कर्ड के फॉर्मेशन को बढ़ाता है ना। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, ये मिल्क में मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये बढ़ते चले जाते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ बनाने में, है ना, पिकल्स बनाने में, बहुत सारे फूड आइटम्स को बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। An important ingredient of रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। अब जब भी छोले भटूरे बनते हैं या फिर इडली बनती है तो उसके लिए कर्ड भी यूज़ होता है ना। तो इस तरह से कर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। डोसा बैटर को और इडली को, जैसे आप डोसा बैटर होता है ना और इडली प्रिपेयर करते हैं तो इडली बैटर बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ईस्ट का यूज़ किया जाता है, ईस्ट पाउडर का यूज़ किया जाता है ना। तो फिर मैं अब आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि वार्म मिल्क का यूज़ क्यों किया है। कर्ड बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो प्रेफरेबल होता है कर्ड बनाने के लिए। और हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर होता है लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर का अगर मिल्क होगा तो उसमें कर्ड बनना मुश्किल है ना। और अगर उसका टेम्परेचर वार्म होगा, मिल्क का टेम्परेचर वार्म होगा तो कर्ड बनना आसान है, आसानी से कर्ड बन जाएगा। 35 से 40 डिग्री सेल्सियस उसको मिल जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से उस वार्म मिल्क में मल्टीप्लाई कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे और कर्ड बन जाएगा, है ना। और अगर मिल्क कोल्ड है यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो दही नहीं बन पाएगा, कर्ड नहीं बन पाएगा। और अगर मिल्क बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिल्क बहुत ज़्यादा हॉट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और कर्ड हमारा प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो मिल्क को वार्म ही होना चाहिए ताकि उसे उसकी स्पेसिफिक कंडीशन मिल सके। 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाए और आसानी से हमारा मिल्क का कर्ड बन जाए, है ना। और काफ़ी बार क्या होता है, अगर मिल्क वार्म नहीं है तो आप क्या करें, उस पर वूलन क्लॉथ से कवर कर दें और जिस जगह पे, जिस एरिया पे आप खाना बनाते हैं वहाँ पर मिल्क रख लें, जिसकी वजह से उसे वार्मथ मिलती रहेगी और आपका, जिसकी वजह से आपका कर्ड भी बन जाएगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं टेम्परेचर देने के, लेकिन टेम्परेचर प्रेफरेबल होना चाहिए, तभी आपका मिल्क से कर्ड बन पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी 2.3। अब आपको इसमें क्या करना है, ½ kg फ्लोर लेना है, आटा ले लीजिए या फिर मैदा ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है और थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड करना है ना। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालना है और उसे अच्छे से गूंथना है और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? 2 घंटे के बाद आपने क्या देखा? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? क्या आपने देखा डो राइज हो गया, उठ गया, डबल साइज का हो गया, ट्रिपल साइज का हो गया? क्या आपने देखा ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्यों होता है? ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट जो है वो लगातार रैपिडली रिप्रोड्यूस करती गई और जब वो रेस्पायर कर रही थी, ईस्ट जब वो रेस्पायर कर रही थी तो उसने एक गैस छोड़ी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी उस आटे में तो क्या हुआ, वहाँ पे बबल्स बन गए, है ना, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक जाल जैसा बन गया, छोटे बबल्स बन गए, जिसकी वजह से वो जो डो है वो राइज हो गया और बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। उसकी जो मात्रा है वो बढ़ गई, वॉल्यूम उसका बढ़ गया। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो यही एक बेस है, यही बेसिस है, इसीलिए ईस्ट पाउडर का यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में, केक बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए और पेस्ट्रीज बनाने के लिए। क्योंकि जब आप इससे केक बनाते हैं ना तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल हो जाती है, एक जाल जैसा बन जाता है और जब आप उसको बेक करते हैं तो केक बड़ा स्पॉन्जी निकलता है। तो केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी निकलता है, फ्लफ़ी निकलता है, क्योंकि उसमें एयर ट्रैप कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो अब चली गई है ना, एयर ट्रैप कर जाती है उसके अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। इडलीज़ भी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती हैं। तो उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए ही ईस्ट पाउडर का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? ओके। अब आपको करनी है नेक्स्ट
कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज़ देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यूज़ होते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, और एसिटिक एसिड यानी विनेगर, जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, सिरके को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ईस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का यूज़ किया जाता है अल्कोहल और वाइन के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। इस पर्पज़ के लिए, इस काम के लिए ईस्ट को नेचुरल शुगर्स पर ग्रो करवाया जाता है, जो कि प्रेजेंट होती हैं बार्ले में, वीट में, राइस में, क्रस्ट फ्रूट जूसेस में। इसमें क्या होता है, नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती हैं। इन चीज़ों में एक कुदरती मिठास होती है, तो इसमें इससे प्रोड्यूस करवाया जाता है ना। एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। आपको एक 500 मिलीलीटर का बीकर लेना है, उसको 3/4 फिल कर देना है वाटर से। उसमें 2 to 3 टेबल स्पून आपको उसमें 2 to 3 टीस्पून शुगर ऐड करनी है, और उसमें हाफ स्पून ईस्ट पाउडर की ऐड करनी है। आपको कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। वार्म प्लेस पर आपको रख देना है उसे 4 से 5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। अब आपको उसको स्मेल करके देखना है। अब आपको जो स्मेल आ रही है वो एक्चुअली अल्कोहल की स्मेल है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। क्योंकि जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई ईस्ट की वजह से। आपने जो ईस्ट पाउडर ऐड किया था ना, उसकी वजह से शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई और उसी की स्मेल आपको आ रही है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ये जो प्रोसेस है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन समझ आई। शुगर से जब अल्कोहल बना है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, यानी ईस्ट की वजह से, उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 में। लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था, याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज क्या है। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टेबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, या फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन का। ठीक है, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही सोर्स है इन मेडिसिन का। इन मेडिसिन को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज होता है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन है, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन जो आप लेते हैं, ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया की, जो भी बैक्टीरिया आपके अंदर ग्रो कर रहा है, बीमारियां फैला रहा है, उसकी ग्रोथ को या तो रोक देंगी या तो उसे मार देंगी। ठीक है, उसकी ग्रोथ को किल करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आज के टाइम पर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा रही हैं और प्रोड्यूस की जा रही हैं। किससे प्रोड्यूस हो रही हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोड्यूस की जा रही हैं। और कुछ कॉमन एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं जिसके नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, है ना। ये कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जिसे फंजाई और बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया गया। दीज एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। अब ये हर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं बनती, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी हेल्प से ये मेडिसिन बनाई जाती हैं। एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस, और तरीके की बीमारियों को ठीक करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। अब ये जो पाउल्ट्री में जो एनिमल्स रहते हैं, लाइवस्टॉक एनिमल्स होते हैं, उनके फीड में भी मिक्स किया जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। बहुत सारी प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये आपका रह चुका था।
अब इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे। इन्होंने कल्चर लगाया हुआ था बैक्टीरिया को, काफ़ी सारी प्लेट्स ली हुई थी, उस पर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया हुआ था, इसे ही बेसिकली कल्चर कहते हैं। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। अब उन्होंने बहुत सारी जो कल्चर प्लेट्स लगाई थी उसमें से किसी एक कल्चर प्लेट में उन्होंने देखा कि छोटा सा ग्रीन माउल्ड उग रहा है ना, और इस माउल्ड के आसपास जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है और वो मर जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी स्टॉप हो गई है और वो किल हो रहे हैं। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इन फैक्ट इट इज ऑल्सो किलिंग मैनी ऑफ दीज बैक्टीरियाज। फ्रॉम दिस द माउल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। फिर इसी से जो पेनिसिलिन मेडिसिन जो है ना, पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक, वो प्रिपेयर करा गया। क्लियर हो गया ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ये आपको एंटीबायोटिक ऐसे ही नहीं ले लेनी है, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी है। ओके। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और जो कोर्स डॉक्टर बता रहे हैं उसे कंप्लीट भी करना है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, अगर आप एंटीबायोटिक ऐसे ही लेते रहेंगे अपनी मर्जी से या फिर रॉन्ग डोजेस में अगर ले लेते हैं, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो जब आपको फ्यूचर में इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो ये मेडिसिन फिर आपकी बॉडी में वर्क नहीं करेगी। ओके। Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body। अगर आप इसको unnecessarily ऐसे ही लेते रहेंगे तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, काम के बैक्टीरियाज हैं, अच्छे बैक्टीरियाज हैं, वो भी मर जाएंगे। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट वर्क नहीं करती हैं, ये बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए वर्क करती हैं। ओके। वाई आर चिल्ड्रन या फिर इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। अब हम बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों देते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। वैक्सीन, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, जब बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स या बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो ये जो बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। और अगर दोबारा से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी को किस तरह से बचना है उसको, ये भी वो ध्यान में रखती है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। देखिए, एंटीबॉडीज़ जो होती है ना वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और हर वायरल डिजीज़ की या फिर कोई भी डिजीज़ है उसकी अलग एंटीबॉडी होती है, एक ही सारी डिजीज़ पर वर्क नहीं करती हैं। मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूं कि जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं ये सारी डिजीज़ के लिए वर्क नहीं करती। जिस वायरल डिजीज़ या फिर जिस डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है, बनी है, उसके अगेंस्ट ही हमें बचा पाएगी ये, है ना। देखिए, जब वीकेंड वायरस या फिर डेड वायरस, वीकेंड वायरस या फिर डेड वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है वैक्सीन के थ्रू, है ना। जब कोई भी डेड वायरस या वीकेंड वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे बचने के लिए एक प्रोटीन बनाती है जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ आर एक्चुअली प्रोटीन्स, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। अब चूँकि वो डेड है या फिर वीकेंड लंगड़ा लूला वायरस है तो वो हमें इतना ज़्यादा हार्म, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और हमारी बॉडी उससे बचने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स बनाएगी, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाएगी, और वो हमेशा के लिए उसमें स्टोर रहेंगे, और फिर जो वीकेंड वायरस है उसे निकाल फेंकेगी बॉडी से। तो जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन गई हैं उसके अगेंस्ट वो स्टोर रहेंगी हमेशा के लिए। अब जब कभी फ्यूचर में हेल्दी वायरस उस डिजीज़ का हमारी बॉडी में आ जाता है तो जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में सेव्ड रखी हुई हैं वो उसके अगेंस्ट वर्क करेंगी और उसे भी चलता कर देंगी, बाहर कर देंगी, है ना। तो इस तरह से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी उस
स्पेसिफिक डिजीज से, उस स्पेसिफिक वायरस से। क्लियर हो गया? इस तरह से वर्क करती हैं एंटीबॉडीज। और जो वैक्सीन हमें दी जाती है ना, वो एक्चुअली वायरसेस ही होते हैं, वो उस पर्टिकुलर वायरल डिजीज़ के वायरसेस ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन वो हेल्दी वायरसेस नहीं होते हैं, वो वीकेंड वायरसेस होते हैं या फिर मरे हुए वायरसेस होते हैं, अधमरे वायरस कह सकते हैं आप। इस तरह से वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करे जाते हैं। इसीलिए जब वैक्सीन ले ली जाती है उसके बाद हमें थोड़ा बहुत फीवर आता है, इसीलिए होता है क्योंकि वो वायरसेस ही होते हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए हुए होते हैं। क्लियर हो गया? वैक्सीन क्या होता है, किस तरह से ये हमारी बॉडी में वर्क करती है। और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ एक्चुअली प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती है। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स में बनते हैं ये। और मैं आपको एक और प्लस पॉइंट बता दूं, एंटीबॉडीज़ वाई शेप्ड होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. कई सारी डिजीजेस हैं जैसे कि कॉलरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये वैक्सीनेशन से की हेल्प से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन को डिस्कवर किया था 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बिन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। आपके बचपन में आपको कई सारे इंजेक्शंस दिए गए होंगे ताकि आपको कई सारी बीमारियों से बचाया जा सके। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। क्या आप इसकी लिस्ट तैयार कर सकते हैं? आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। इन सारी बीमारियों से सारे बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। जो ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं, वो नियर बाई आसपास के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं, आपको मिल जाएंगी। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं चिल्ड्रन को, वो एक्चुअली वैक्सीन है। और ये जो प्रोग्राम है ना, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये 1995 में आया था। इसका इनिशिएटिव था कि 100% लोगों को, 100% चिल्ड्रंस को पोलियो की वैक्सीन लगनी चाहिए। ठीक है, अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन चली थी ना, स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा पहले के टाइम में फैल रहा था, तो अब क्या है कि दुनिया के काफ़ी सारे पार्ट से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेज। आजकल वैक्सीन्स जो है ना, वो बड़ी तादाद में प्रोड्यूस की जा रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जिससे ह्यूमंस को और बाकी के जानवरों को कई सारी बीमारियों से बचाया जा सके। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को किस तरह से बढ़ाती है ना, किस तरह से इंक्रीज करती हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि आपको फिगर 2.7 में दिए गए हैं। आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, उसके कंपाउंड्स बनाते हैं और नाइट्रोजन सॉइल में भी जाता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से होता है, और वो जो बैक्टीरिया वर्क करते हैं इस पर, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको एक्चुअली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। ओके, ये देखिए, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, फिगर 2.7 में आपको दिखाया गया है। ओके, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। भूजो एंड पहेली ने देखा कि स्कूल गार्डनर मैन्योर बना रहा था। अब मैन्योर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ वेस्ट कलेक्ट किया। प्लांट्स का वेस्ट लिया, वेजिटेबल्स का वेस्ट लिया, फ्रूट्स का वेस्ट लिया, अपने आसपास के घरों से और गार्डन से। ठीक है, दे पुट दैम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। अब उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, उसमें वो सारा वेस्ट डाल दिया और उसे पूरी तरह से दफन कर दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये डिकम्पोज हो गया, ये सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट था ये डिकम्पोज हो गया, ये सड़ गया और मैन्योर में कन्वर्ट हो गया।
पहले ये बहुत सारा था, कॉम्प्लेक्स था, अब ये थोड़ा सा बन गया, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट हो गया, ये मैन्योर बन गया। कुछ ग्रे ग्रे ब्लैक ब्लैक कलर का होता है ये। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बूजो और पहेली जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए, उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा था। गड्ढा उन्होंने कहाँ खोदा था? मिट्टी में खोदा था। उसमें उन्होंने ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डाला। तो मिट्टी में तो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको एक्टिविटी में बताया था। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस वेस्ट पर वर्क किया उन्होंने और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में उसे कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, है ना। समझ में आया? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। Activity 2.5. Take 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3-4 weeks. आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में 2 पॉट लेने हैं, आधा आधा मिट्टी से भरना है। एक पॉट में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक वेस्ट फिल करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट क्या, प्लांट वेस्ट आपको फिल कर देना है या फिर वेजिटेबल पील्स कर दीजिए। पॉट बी में आपको क्या करना है, खाली पानी की बॉटल्स डाल दीजिए, पॉलीथीन बैग्स डाल दीजिए, प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने टॉयज डाल दीजिए और उसे 3-4 हफ्ते के बाद आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स? क्या आपको इन दोनों पॉट्स के कंटेंट में कुछ डिफरेंस दिखा? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? और अगर दिखा तो क्या डिफरेंस दिखा? यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज्ड। आपने देखा होगा कि जो प्लांट वेस्ट था पॉट ए में वो डिकम्पोज हो गया, वो सड़ गया। हाउ डिड दिस हैपन? ये कैसे हुआ? क्योंकि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ये हो गया। The plant waste has been converted into manure by the action of microbes, है ना। The nutrients released in the process can be used by the plants again. और जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए हैं इस प्रोसेस में वो प्लांट्स दोबारा से यूज कर लेंगे। ये जो मैन्योर है ये प्लांट्स दोबारा से यूज कर लेंगे। Did you notice that in pot B the polythene bags, empty glass bottles and broken toys parts did not undergo any such changes? ओके, तो इन सारी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गेनिक वेस्ट है, इस पर माइक्रोब्स वर्क नहीं करते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नहीं करते हैं वर्क। माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर। ओके, you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You will find that they disappear after some time. Why? चलिए मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं, डेड प्लांट्स मान लीजिए या फिर एनिमल की डेड बॉडीज़ मान लीजिए, कुछ टाइम तक ये ऐसे ही पड़ी रहती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम तक ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एयर में, सॉइल में, वाटर में, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट को आप ले लें, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे खाना शुरू कर देते हैं, उस डेड बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उसमें जो प्रेजेंट है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डिग्रेड होती जाती है, वो सड़ने लगती है, वो डिकम्पोज होती जाती है और वो फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिसअपियर हो जाती है। एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक टाइम ऐसा था कि आपने एक पर्टिकुलर प्लेस पर पूरी डेड बॉडी देखी थी और थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गई। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। अब आपका क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस पर वर्क किया तो हमारी बॉडी ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? हमारी बॉडी ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट होने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि हमारी बॉडी डेड हो चुकी है, हमारा मैकेनिज्म अब वर्क नहीं करेगा, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर एक्ट अच्छे से कर पाएंगे, हम उससे प्रोटेक्ट नहीं रह सकते क्योंकि हमारी बॉडी डेड है ना। हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर? ओके, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो इस तरह से ये हमारे environment को clean up रखते हैं, जो भी dead bodies हैं उसे degrade करते हैं, decompose करते हैं और ख़त्म। Clear? Harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Microorganism हमारे लिए बहुत तरीकों से harmful यानी नुकसानदायक होते हैं।
सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में बीमारियां फैलाते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। इन बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं बीमारी फैला रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारे फूड पर बैठ जाते हैं। हमारा जो फ्रेश फूड है उस पर पैथोजेंस आ जाते हैं तो वो कंटेमिनेटेड यानी दूषित खाना बन जाता है ना, हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, क्लोथिंग को, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, लेदर को ख़राब कर देते हैं। तो इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं डिजीज़ेस जैसे कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस है ना। अब ह्यूमंस में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मलेरिया और जो डेंगू होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अब पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, यानी जो डिजीज़ फैलाने वाले डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? जो पानी हम पीते हैं उसके ज़रिए ये हमारी बॉडी में आ सकते हैं। हम हवा में सांस लेते हैं तो इसके थ्रू भी ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं इसके थ्रू भी ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। या फिर जिस भी पर्सन को बीमारी हुई है, डिजीज़ हुई है, उसके साथ अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट बनाकर रखेंगे तो भी ये हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ओके, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाई एन एनिमल। ओके, microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases। ऐसी बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ रही हैं हवा, पानी, खाने या फिर फिजिकल कांटेक्ट के ज़रिए, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि कोलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरक्यूलोसिस। ये सारी बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से और हवा, पानी, खाने से फैल जाती हैं। When a person suffering from common cold sneezes, जब बंदे को कॉमन कोल्ड हो जाता है यानी ज़ुकाम हो जाता है और जब वो छींकता है ना, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो जब वो छींकता है तो वो जो छोटी छोटी छींटें होती हैं, छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स होती हैं उसकी स्नीज़ की, वो दूर दूर तक जाती हैं और अगर वहाँ आसपास में कोई पर्सन है उसके ऊपर गिरेंगी और उन फाइन ड्रॉपलेट्स में भी वायरसेस होंगे तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको कोल्ड हो सकता है ना। द वायरस मे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। तो इस तरह से इन्फेक्शन आपको हो सकता है। There are some insects and animals which acts as carrier of disease causing microbes। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि कैरियर्स का काम करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए कैरियर्स का काम करते हैं। अब मान लीजिए कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम पैथोजन बोलते हैं, वो हाउस फ्लाई में यानी मक्खी में चिपक गया। ठीक है, अब वो जो मक्खी है, वो जो हाउस फ्लाई है, वो जिस भी खाने पर बैठेगी वो उसमें उस पैथोजन को छोड़ देगी, है ना। तो क्या होगा, वो जो फ्रेश फूड है वो कंटेमिनेटेड फूड बन जाएगा, स्पॉइल्ड फूड बन जाएगा। तो इस तरह से जब हम उस फूड को कंज्यूम करेंगे तो वो जो पैथोजन है फूड से हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, तो फूड के थ्रू हम इन्फेक्टेड हो गए, है ना। इस तरह से ये एंटर हो जाती हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई एक कैरियर है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा। एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर एनिमल एक्सक्रीटा, यानी जो वेस्ट हम रिलीज़ करते हैं ना, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जो फ्लाइज हैं वो गार्बेज पर बैठती हैं, एक्सक्रीटा पर बैठती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। पैथोजेंस उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब ये फ्लाइज अनकवर्ड फूड पर यानी बिना ढके खाने पर बैठती हैं, दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस, और ये पैथोजेंस को उस पर छोड़ देती हैं। हूएवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड, कोई भी जब इस दूषित खाने को खाता है, इज़ लाइकली टू गेट सिक, उम्मीद की जा सकती है कि वो बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो ये सलाह है आपसे कि हमेशा खाने को ढक कर रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। फूड के अनकवर्ड आइटम्स को कंज्यूम करना अवॉइड करें, ना करें बिल्कुल कंज्यूम। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफ्लीस मॉस्कीटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम।
अब मलेरिया में किस मच्छर से होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। जब हम फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, फीमेल एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से हमें डेंगू वायरस हो जाता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? हम मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? ये है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? टीचर हमें ऐसा क्यों कहती रहती हैं कि नेबरहुड में, आसपास में कहीं भी पानी इकट्ठा हो तो वो उसे ना होने दें? क्योंकि ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जितने भी मच्छर हैं, मॉस्किटोज हैं, ये सब वाटर में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी ब्रीडिंग जो होती है वाटर में ही होती है। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। तो फ्लावर पॉट हो, कूलर्स हो, कहीं पे भी वाटर को कलेक्टेड नहीं रहने देना है। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, सराउंडिंग्स यानी हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, जब ये ड्राई रहेंगी और क्लीन रहेंगी तो वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, हम मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को रोक पाएंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया को हम किस तरह से, इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ मेजर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से सम कॉमन ह्यूमन